Now, the today's topic is Rutherford nuclear model of atom. तो पिछली क्लास में प्रीवियस लेक्चर हमने बात कर लिया था थॉमसन मॉडल की, ठीक है। और थॉमसन मॉडल में आपने देखा था कि उसको प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहा गया। प्लस आपने उसका ड्रॉबैक देखा था कि कुछ ऐसी चीजें थी जो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये मॉडल फेल कर गया। तो जैसे ही ये मॉडल फेल कर गया, आप बताओ कि एक नए मॉडल की रिक्वायरमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो इस नए मॉडल को रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है ये आप जान चुके हो, और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा, रदरफोर्ड का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट रहा। इसमें इन्होंने एक गोल्ड की, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर, ये गोल्ड की थिन फॉयल ली, और इसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, करीब करीब 100 नैनोमीटर इसकी थिकनेस थी, ठीक है। इतनी पतली गोल्ड की फॉयल ली। 100 नैनोमीटर का मतलब हम ये कहें कि ये फ्यू एटम्स के बराबर है, कुछ एटम्स, इतने इतनी थिक इन्होंने फॉयल ली, ठीक है। यहाँ पे लिया अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स, और आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है। जब इसे इस गोल्ड फॉइल पे टकराया गया, ठीक है, एक लेड प्लेट के माध्यम से, इस लेड प्लेट से होते हुए जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे टकराए, ठीक, तो इस गोल्ड फॉइल पे जैसे ये टकराते हैं, इसके पास लगी हुई इस स्क्रीन, अब ये अगेन कैसी स्क्रीन होगी आप बताओ, फ्लोरिसेंट होगी ना, अगेन यस सर, फ्लोरिसेंट फ्लोरोसेंट होगी। स्क्रीन। फ्लोरिसेंट स्क्रीन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि हम देख सके, ठीक सर है, फ्लोरोसेंट इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन कौन मदद सी से। थी? जो ये ग्रे कलर की है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जो हाँ, क्या बोल रहे फोटोग्राफिक हो, प्लेट है। क्या सर बोला। फ्लोरोसेंट सर फ्लोरोसेंट स्क्रीन कौन सी वाली थी? हमने बताया था ना, जिंक सल्फाइड। वो टीवी वाला। हाँ, जिंक टीवी। सल्फाइड की नहीं सर, डायग्राम में कौन सी है फ्लोरोसेंट ये स्क्रीन? जो सर्कुलर है, ये अच्छा फ्लोरिसेंट सर, ठीक है। स्क्रीन है। लिखा तो है फोटोग्राफिक प्लेट, यस सर। इसी को फ्लोरिसेंट स्क्रीन कह लो या फोटोग्राफिक प्लेट कह लो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से पास होंगे, तो इन्होंने देखा कि इस अल्फा पार्टिकल के कुछ रिजल्ट रहे, ठीक है। तो दिस इज द फिगर एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द अरेंजमेंट, ये तो अरेंजमेंट रहा। अब नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल का क्या रोल रहा है यहाँ पे। इस अल्फा पार्टिकल ने बेसिकली क्या किया कि बहुत जगह से इस थिन फाइल को पेनिट्रेट कर दिया, मतलब छेद के इस पार आ गए, यहाँ पे आके टकराए। और जब यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोरेसेंस दिखेगा, ठीक है, चमक दिखेगी। सर पर वो पेनिट्रेट कैसे कर सकता है गोल्ड के उससे क्योंकि फॉइल हमने ये से? कहा कि ये जो 100 नैनोमीटर की थिकनेस है, ये फ्यू एटम्स की है, ठीक है। तो अच्छा। जब ये पेनिट्रेट किया तो इससे ये चीज पता चला कि जो दो एटम है उनके बीच में खाली जगह है। अगर सपोज करो कि हम यहाँ से किसी को भेज रहे हैं, कोई तीर मार रहे हैं, और ये खाली जगह हो, यहाँ पे एक बॉल रखी हो, यहाँ पे दूसरी बॉल रखी हो, और इनके बीच में गैप हो, तो क्या होगी, तीर सीधे नहीं निकल जाएगी, आप बताओ हमें। यस सर। तो यस सर। सेम चीज यहाँ पे था। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे, इसका एक सर फिगर जो है, उस फिगर की अल्फा मदद रेज से। होती है वो थिन होती है बहुत। हाँ बोलो। सर जो अल्फा रेज होती है वो बहुत थिन होती है कि वो मतलब जो एटम का बीच में वो जो स्पेस होता है उससे निकल जाती है, वो थिन होती हाँ, है। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा रेज की होती है, फिर उसके बाद एक्सरे की होती है, उसके बाद अल्फा रे की होती है, उसके बाद बीटा रे की होती है। ये आपने पढ़ा था तो ना। सर फिर गामा सॉरी, रेज क्यों ये नहीं ली? बीटा की, और फिर ये अल्फा की, अल्फा लास्ट में था। हाँ बोलो। आप ये कह रहे हो कि गामा रे क्यों नहीं लिए। यस सर। इसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है कि ये सब पहाड़ उड़ के ये जो फिल्म है ना उसको नुकसान कर देगी। अच्छा इस चीज सर। को समझो, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, जला देगी जला देगी। अगर आपकी बॉडी पे, जैसे हम एक्सरे करते हैं ना, आप जाते हो मशीन में से एक्सरे निकलवाते हो, तो आप जिंदा वापस चले आते हो, चलो आपका एक्सरे भी हो गया, आप जिंदा वापस आ गए। अगर आपके बॉडी पे गामा रे डाल दिया जाए, तो जहां से पास होगी ना वहां पे जलाती हुई जाएगी, सर जल इतनी जाएगी एनर्जी सारी। होती है उसके पास।
यस बात सर। समझ में आई? सर फिर गामा रेस का कहाँ पे यूज करते हैं? गामा रे का रिसर्च में यूज करते हैं, सैंपल्स की एनालिसिस में। और सर बीटा रेस का कहाँ पे यूज करते हैं? वो भी सब रिसर्च में यूज होता है। लेजर लाइट में कौन सी रे होती है? हाँ, सर लेजर लाइट में कौन सी रे होती है? लेजर लाइट में बेसिकली वो लेजर होती ही है, उसका नाम ही लेजर है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड और से उससे वो भी तो बनाई उससे जाती भी है। तो जल जाते हैं तो ना? वो अलग तरह की रेज ही हैं, उनको अलग तरीके से पढ़ोगे, मॉडिफाइड रेज होती है। और ये जो है, ये जो हमने आपको पढ़ाया, ये बेसिक और फंडामेंटल रेज है। ये मटेरियल अपने आप छोड़ता है, उसको हम मॉडिफाई करके बनाते हैं। ठीक है। सर पर जो रेज होती है ये निकलती कैसे हैं? अब सन से कैसी रेज निकलती है आप बताओ? सर वो तो मतलब सन से ऐसे आती है ना रेस, तो सर ये इसमें कोई ये डिवाइस है अपने सर आप इससे रेस निकलती हैं। निकलती है? रेज आर ऑलवेज कमिंग अलोन। ठीक है, वो अपने आप निकलते हैं बच्चे, अपने आप। जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे, जैसे देखो आप क्या करते हो कि आपके पास एक बल्ब है, बल्ब को जैसे ऑन करते हो उसमें से रेज निकलने लगती है, ग्लो करने लगता है। तो अच्छा इसका कोई सर। एक्सप्लेनेशन नहीं है कैसे निकलते हैं जी, अपने से निकलते हैं। ठीक तो है। सर जो ये रेज होती है ये लाइट रेस की तरह ही होती है? नहीं, ये विजिबल नहीं होती है। लाइट रेज तो हमें दिखती है थोड़ी बहुत ना, हम उसको पास करा यस सकते सर। ये हैं, उससे इनविजिबल हमें होती हमें हैं। कुछ दिखता है। लेकिन इनसे कुछ नहीं आपको दिखता। ये यहाँ से आपके बगल से गुजर ठीक रही है होंगी, आपको सर। नहीं दिखेंगे कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा है। अगर दिखी होती यस सर। तो मैडम मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी, आपने पढ़ा ना, यस सर। ये क्यों मरे होते बताओ? ये देख के नहीं बच जाते कि चलो ये यहाँ पे दिख रही है? इनविजिबल रेज होती हैं। आगे यस अभी सर। इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारी रेज है जिसको आप देखते ही नहीं हो। आप केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इतने से पार्ट को, इतना बड़ा अगर स्पेक्ट्रम है तो उसके इतने से पार्ट को, इतने से पार्ट को आप देखते हो। ठीक है, आगे आएगा बच्चों, यस सर। परेशान ना हो, आगे आएगा। ठीक है तो सर। देखो, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया स्कैटरिंग का, तो उन्होंने देखा है कि कुछ जो रेज है वो सीधे पास हो जा रही हैं, कुछ रेज ऐसे तिरछे जाके टकरा रही हैं, और कुछ रेज बाउंस बैक हो जा रही हैं, ऐसे बैक होके आके टकरा रही हैं। इस रिजल्ट को उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया? ठीक है, देखो यहाँ पे तीर के द्वारा बताया गया है, दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज एटम। उन्होंने कहा ये जो दो एटम है, अब सपोज कर लो कि अगर ये गोल्ड फॉइल है और इसमें से, हमने कहा था ना आपको कि फ्यू एटम थिकनेस, यही वर्ड यूज किया था ना, फ्यू एटम। अब यहाँ पे देखो इस लाइन में दो हैं, ऐसे लेगो तो तीन है। ठीक है, तो कुछ दो तीन एटम की थिकनेस की सीट थी। अब जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल पास किया गया तो ये देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम हालो निकल गए, मतलब इससे ये पता चला कि दो एटम के बीच में गैप है। ठीक है, अब ये वाली तीर को देखो, इस वाली तीर को देखोगे, आप कहोगे सर इस एटम के बीच से जा रहा है, ये कहोगे ना। तो बेसिकली एटम का बहुत सारा पार्ट हॉलो है। ये जो ब्लैक वाला स्पॉट आपको दिख रहा है, इस वाले पे जब गिरेगी रेज, तब ये अपना बिहेवियर अलग शो करेगी। जैसे इस रेस को देखो, ये न्यूक्लियस के पास से गुजरी एकदम, तो ये जैसे ही पास से गुजरी, ये डिफ्लेक्ट हो गई, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गई। जब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है, तब ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि अल्फा जो पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर ये इससे दूर भाग रहा है तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने कहा कि एटम का बहुत सारा पार्ट, ये अगर हम यहाँ पे बनाया एटम है तो इसके बीच में न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है उसको कहा न्यूक्लियस, इसको कहा न्यूक्लियस। और इसके बाद ये सारा पार्ट उसको कहा हॉलो पार्ट है। ये कैसा है? हॉलो है। बात समझ में आई? इसको उन्होंने हॉलो बोला। अगेन यहां पे भी देख सकते हो, कुछ रेज जो न्यूक्लियस के पास से गुजरी वो डिफ्लेक्ट हो गई इधर को। नेक्स्ट एक रेज ऐसी भी थी जो एकदम सीधे जाके न्यूक्लियस पे टकरा गई, एकदम सीधे, तो वो क्या हो गई? बैक बाउंस हो गई, ये बैक आ गई। जब ये बैक आ गई तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो न्यूक्लियस है, ये सॉरी जो एटम है उसका जो कोर है, ये कोर प्योरली पॉजिटिव पार्टिकल से बना है। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं, और इस सर पॉजिटिव वाले को, इस पॉजिटिव चार्ज वाले को बाद में न्यूक्लियस कह दिया गया। ठीक है, इतनी चीज सर समझ में आ गई? आप तो कह रहे थे कि
रेज जो होती है वो दिखाई नहीं देती, तो ये सब दिखा कैसे कि डिफ्लेक्ट हो रही है और सीधी जा रही है? इसी के लिए तो बालक फ्लोरिसेंट स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई थी। अब देखो यहाँ से स्क्रीन की मदद से देखो, स्क्रीन की मदद से जो सीधे पास होगा वो कहाँ जाके टकराएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे चमक उत्पन्न होगी। जो मुड़ेगा अपने रास्ते से वो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ चमक उत्पन्न होगी। जो इधर मुड़ेगा यहाँ चमक उत्पन्न होगी। इसी तरह इस साइड भी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो चमक आ रही है। जो बैक हो जाएगा वो यहाँ से बैक जाके इधर टकराएगा, बैक साइड में। तो जहां जहां टकरा रहे थे उसकी मदद से इनको पता चला कि ऐसा हो रहा है हमारी रेज के साथ। ये कौन सी रेज थी? अल्फा पार्ट की। इसीलिए हमने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई थी। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। अब देखो ये जो बताएंगे वो चूंकि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसलिए इनकी सारी बात को लोगों को मानना पड़ेगा। क्या करेगा? इनके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया ये देखते हैं। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर की थिकनेस की थी गोल्ड फॉयल। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स उन्होंने कंक्लूड किए। तो ये जो मैं बताया हूँ वही पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सीधे पास हो गए। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ एंगल से, मतलब इधर जाके डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, ये पीछे आके टकरा गए, पीछे आके मुड़ के टकरा गए। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा देखो साइंटिस्टों ने ऐसे सर्कुलर लगाया था, बस थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ी थी कि अल्फा पार्टिकल जाके टकरा सके। तो इससे ये पता चला, इन 3 पॉइंट से, इन 3 रिजल्ट से इन्होंने क्या अनुमान लगाया? इन्होंने ये अनुमान लगाया, पहला अनुमान, कि जो स्ट्रेट लाइन रेज पास हो रही हैं वो ये दर्शाती हैं कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है? इम्पटी है या हॉलो है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज इम्पटी। क्यों? क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड रह गया, मतलब वहां पे कोई पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हुआ। फ्यू पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, एंड ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि जो एटम का कोर है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? पॉजिटिव चार्ज से। और इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है, इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि जो एटम का साइज है, रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का साइज है वो 10 टू द पावर 10 मीटर के रेंज का है। ठीक है, इसी के बेसिस पे कहा। तो अगर ये 10 टू द पावर 10 मीटर का है, तो जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है जिसे हम कहते हैं जो पॉजिटिव पार्ट है, ये प्लस प्लस वाला, अगर इतना बड़ा एटम है तो ये प्लस प्लस वाले को इन्होंने कहा कि इसको नया नाम दिया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहा, और जब इसे न्यूक्लियस कहा तो इस न्यूक्लियस को कहा कि इस एटम के रिस्पेक्ट में, अगर यहां से देखो ये डिस्टेंस और ये सेंटर से ये डिस्टेंस ये छोटी है, तो इसको इन्होंने कहा कि ये 10 टू द पावर 10 मीटर के रेंज की है। ये छोटा सा न्यूक्लियस है, मतलब मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट है वो हॉलो है। यहां से बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। अब इस चीज को हम समझ सकते हैं कि आप एक 5 किलोमीटर का ग्राउंड बनाओ। ठीक है, एक 5 किलोमीटर का ग्राउंड बनाओ और उस 5 किलोमीटर के ग्राउंड के बीचों बीच एक क्रिकेट की बॉल रख दो। अब क्रिकेट के बॉल के रेस्पेक्ट में ग्राउंड कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हो। इतना अंतर था एटम के न्यूक्लियस और उसके रेडियस में। ठीक है, यस सर। इन सारे पॉइंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे कहा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली सेंटर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। का ये जो छोटी सी बॉल की हम बात कर रहे हैं ना, इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ये सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है क्योंकि यही मैसिव पार्ट है, यही मैसिव पार्ट है। मैसिव का मतलब सबसे ज्यादा मास रखने वाला। और इसी पार्ट को इन्होंने कहा, इसको नया नाम दे दिया न्यूक्लियस का। इसको नाम दे दिया
न्यूक्लियस। न्यूक्लियो। ठीक है, अब एक चीज तो इन्होंने बता दिया कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। अब एक और फंडामेंटल पार्टिकल बच गया, इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में इन्होंने कहा कि जो खाली स्पेस है ना, जो खाली स्पेस है उसके चारों तरफ, उसमें चारों तरफ जो स्पेस बच रहा है उसमें चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। कहा कि ये उसी तरीके से है जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे सोलर सिस्टम कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और सन के चारों तरफ ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। बात समझ में आई? तो अर्थ हमारी इलेक्ट्रॉन की तरह है और सन में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इस तरीके से समझ लो, ठीक है। सर मैं सिर्फ मास यहीं पर है, वहाँ काफी टाइनी मास है क्या सर। मास? बीच में तो ही देखो मैं हमारे अर्थ के पास तक। भी है, लेकिन सन के रेस्पेक्ट में मान लो सन बहुत बड़ा सर हो वो और अर्थ काफी छोटी हो, तो हम क्या कहेंगे कि सन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। इतना कह सकते हैं, 1000 मास है। यही तो हमने अभी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी। सर जो हमारी मैम नहीं है, एक सेकेंड होल्ड करो। And third point, electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. ठीक है, अब इसे इस चीज को समझो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच जो लगने वाला होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब 12th में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कूलाम लॉ आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये वहां पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ, चाहे आप सर्च करके देख सकते हो। तो दिस इज द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। तो व्हाट आर दीज नंबर? ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयरन लिखना है तो Fe लिखते हैं, सोडियम लिखना है तो Na लिखते हैं। सपोज करो हम इसे x लिख रहे हैं, x कोई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, x इज द एलिमेंट। नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर। दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। क्लियर? यस सर। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज द मास नंबर? आप हमें बताओ कि अभी जो रदरफोर्ड का आपने मॉडल पढ़ा है, तो रदरफोर्ड ने आपसे क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि जो ज्यादा से ज्यादा मास है, बोलो, जो मास है, मास ऑफ एटम, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो मास ऑफ एटम वो कहाँ पे सेंटर है? वो न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस तो हम कह दें कि मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होगा, यही ना? सर ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मास ऑफ न्यूक्लियस, मास न्यूक्लियस में कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है दैट विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, सेकेंड चीज है एटॉमिक नंबर। तो देखो इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर है ना, अगर ये नंबर है तो ये किसी के नंबर को डिनोट करेगा। अब हमने आपको पढ़ाया है कि डाल्टन ने कहा था कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल कब हो सकता है? जितने पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज होगी। और इसी नंबर को कह दिया गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, सर न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं कि न्यूक्लियस कितने एटम में? नेक्स्ट है, कभी कभी आपसे पूछ देता है न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ के कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कलेक्टिवली, इनको कलेक्टिवली जोड़ के कहते हैं। ठीक है, हाँ अब बोलो आपका क्या क्वेश्चन है?
सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? अब हमें बताओ कि जो मास नंबर है, मास नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ए इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही ना? ठीक। Yes, sir. और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहां से देखो, इसमें से अगर हम इसे घटा दें, मतलब ए में से अगर जेड घटा दें, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अब घटा दो, एटॉमिक नंबर, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस क्या करना है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे, न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख लेंगे और आप प्रैक्टिस करना। इजी क्वेश्चन है, मैं एक आध करा देता हूँ। चलो यही कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है, वैसे इंटेक्स में भी है तो इंटेक्स से ही करा देता हूँ। पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है। अब देखो x जो था सिंबल था, x इज रिप्लेस्ड बाई कौन सा सिंबल हो गया, ब्रोमीन का। जहां पे क्या लिखा है 35, यहाँ पे क्या लिखा है 80। हमने इसे कहा ये z है, ये a है। z क्या है, एटॉमिक नंबर, बोलो एटॉमिक नंबर। 35। और ये किसके इक्वल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हो गए, यहां से देख के बताओ। सर 35। 35, 35 ये 35 ये। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी फार्मूला बताया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर 80 माइनस 35। हमने कहा था a माइनस जेड, यही ना, 80 माइनस सर 35, 35 दैट विल बी इक्वल टू सर 45। 45। कैलकुलेट कर लोगे अब, यस सर। बोलो। यस सर, यस हो सर। गया। चलो ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, अब आप पढ़ के बताओ कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं समझाऊं। प्रॉब्लम 2.2, ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन करा देता हूँ इस प्रॉब्लम का। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, यही कह रहा है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, लूज करने से सोडियम बदल नहीं जाता, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल सकते हैं एटम से, लेकिन प्रोटॉन नहीं। जैसे ही प्रोटॉन चेंज करोगे एलिमेंट बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे कि ऐसा अब यहाँ से देखो कितने प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है सल्फर। अब यहाँ पे देखो कि प्रोटॉन होने के, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, अगर 16 प्रोटॉन है तो इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, लेकिन है कितने यहाँ पे 18। तो 18 माइनस 16 कर देंगे तो ये आएगा 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इस पर 2 माइनस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 16। अब देखो जो मास नंबर होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ते हैं, तो 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32। तो जो इसका सिंबल होगा वो ये होगा 32, 16, 2 माइनस। यस सर। क्लियर, ये आपको समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन जुड़ने या इलेक्ट्रॉन के निकलने से एलिमेंट नहीं बदलता, प्रोटॉन के जुड़ने या प्रोटॉन के निकलने से एलिमेंट बदल जाते हैं। क्लियर? यस सर। सर इसमें रिमेनिंग टाइम कितना बचा दिखा रहा है कुछ? इसमें रिमेनिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर? तो अभी देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत अच्छी बात बताई, एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन उसके मॉडल में कुछ पॉइंट्स में कमी रह गई थी। मॉडल बहुत अच्छा था क्योंकि एक्सपेरिमेंटल था तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन उस मॉडल के कुछ पॉइंट्स में कमी रह गई। तो उस कमियों को हम देखेंगे कि क्या कमी रह गई, और सबसे पहले ये भी समझेंगे कि इन कमी को आइडेंटिफाई कैसे किया गया। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो अब देखो जो हमारे पास पहले से थियरी चली आ रही थी, उन्हीं थियरी के बेसिस पे हमने इस थियरी को इस मॉडल को कंट्राडिक्ट किया। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या फिर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्लैनेट, 11th में ग्रेविटेशनल पढ़ोगे तो आप वहां पे पढ़ोगे फोर्स बिटवीन टू प्लैनेट, दो प्लैनेट के बीच का अगर फोर्स की बात की जाए तो ये फोर्स दिस फार्मूला के तहत दी जाती है, F इक्वस टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस फार्मूला के तहत दिया जाता है। ये जो m1 और m2 क्या है, अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, तो ये मास ऑफ सन हो जाएगा, और ये उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सिंस दोनों का मास बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच फोर्स तो लगता है लेकिन कम लगता है। यही रीजन है कि इसी को हम कहते हैं, यही जो फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि अर्थ जो हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, अगर ये फोर्स ना हो तो घूमे ना। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो आप फोर्स पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे ये कहा गया कि अगर एटम की बात करें तो एटम के पास भी न्यूक्लियस है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। चूंकि न्यूक्लियस में भी मास है, कुछ तो मास है, इलेक्ट्रॉन के भी पास मास है, और ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इनके बीच लगने वाला एक फोर्स होगा, और जब ये फोर्स होगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अट्रैक्शन का होगा ना, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसे अपनी तरफ खींचेगा तो होगा क्या, जब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 एक ऐसे ऑर्बिट में जाएंगे, मैं अलग से बना देता हूं। ये न्यूक्लियस है और यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया मूव करना, धीरे धीरे ऐसे मूव करते करते इसकी ऑर्बिट श्रिंक होगी, श्रिंक होते 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 फाइनली क्या करेगी, न्यूक्लियस पे जाके मर्ज कर जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको खींच रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तब ये मॉडल स्टेबल नहीं होगा जो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, मतलब किसी ने इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया कि न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एज इट इज बना रहा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन की बात कह गए थे कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, इस पे थोड़े लोगों को डाउट हुआ। फिर एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, मैक्सवेल देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की बात करें, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, यहां पे लिखा है ये चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो चार्ज होने की वजह से इसके जो वेक्टर हैं वो बदलते रहेंगे, और ये जो है एनर्जी इमिट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो या तो दो काम कर सकता है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या इमिट करे। अगर ये खुद से मूव कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। और जब कोई भी एनर्जी लूज करता है, जैसे आप सपोज करो कि किसी ट्रैक पे दौड़ रहे होते, तो जब आप दौड़ते हो तो स्टार्टिंग तो आप बहुत तेज करते हो, लेकिन जैसे जैसे थकने लगते हो धीरे धीरे स्लो होने लगते हो, स्लो होने लगते हो। इसी तरीके से ये जब धीरे धीरे स्लो होने लगेगा तो ये धीरे धीरे घूमता 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 आएगा और फिर यहीं पे आके टकरा जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। दूसरा इन्होंने कहा कि सपोज करो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करता है तो क्या करेगा कि अगर जहां भी ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अपना
ऑर्बिट बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, फाइनली इतना दूर चला जाएगा कि ये न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, इस पे लगने वाला फोर्स है, वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, वो मॉडल फेल कर गया, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स सही थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताए। तो दीज आर दी पॉइंट्स। सेकंड, एक लास्ट पॉइंट और है रदरफोर्ड में, एक पॉइंट और है। जो रदरफोर्ड थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स को बेसिकली यूज कर रहे थे। किसको यूज कर रहे थे? क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी वो अप्लाई कर पाने में बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे थे। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो डिस्क्राइब नहीं हो रहा था। तो इसके अलावा मैं एक थियरी की और बात, एक पॉइंट की और बात कर रहा था। वो पॉइंट ये था कि सपोज करो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, अभी आपने पढ़ लिया। तो जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? क्या ये सारे एक साथ हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, 8 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं? ये इन्होंने कुछ नहीं बताया। यस सर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 8 और 1 11 हो जाएंगे। तो ये चीज नहीं बता पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रीअरेंजमेंट है एटम में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो these are the points and these are the drawback of Rutherford atomic model. ठीक है। ओके।